नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम जानेंगे हिंदी भाषा के कुछ ऐसे मुख्य तथ्य और इंटरेस्टिंग तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं और हमसे बनते नहीं हैं। ठीक है, तो इसमें हम हिंदी भाषा के विकास से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी जो है विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण भाषा है हिंदी भाषा। आकृति या रूप के आधार पर जैसे हिंदी को अगर हम देखें तो ये वियोगात्मक या विश्लिष्ट कैटेगरी में आती है। और भाषा परिवार के आधार पर अगर हम हिंदी को वर्गीकृत करें तो ये भारोपी यानी कि इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है। और भारत में हिंदी बोली जाती है, तो भारत में जो है किन किन परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है। तो भारत में 4 भाषा परिवार है: भारोपी परिवार, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारोपी, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती। भारत में बोलने वालों के प्रतिशत के आधार पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ा जो भाषा परिवार है वो है भारोपी भाषा परिवार। भारोपी भाषा परिवार में भारत में बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो 73% है। मतलब 100% में 73% ऐसे लोग हैं जो लोग भारोपी भाषा बोलते हैं। यहीं अगर हम देखें दूसरे स्थान पर तो 25% लोग द्रविड़ भाषा परिवार के लोग हैं। और उसके बाद 1.3% ऑस्ट्रिक लोग हैं और 0.7% लोग चीनी तिब्बती भाषा बोलते हैं। ये 4 भाषा परिवार मुख्य तौर पर जो है भारत में बोली जाती है। तो हिंदी जो है भारोपी या भारत यूरोपी के भारत ईरानी शाखा के भारत आर्य उप शाखा की एक भाषा है। यदि आपसे कैटेगरी में पूछे तो सबसे पहले ऊपर में आएगा भारत यूरोपी, उसके नीचे आएगा भारत ईरानी और उसके अंतर्गत भारत आर्य उप शाखा की एक भाषा हिंदी है। भारतीय आर्य भाषा को 3 उसके कालखंड में विभाजित किया जाता है। भारतीय आर्य भाषा का 3 जो है कालखंड है। इसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है। तो ये 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा आता है, जिसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत को हम लोग लेते हैं। इसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की आता है। इसमें हम लेते हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश को। इसके बाद आता है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें 1000 ईस्वी से लेकर अभी तक यानी कि वर्तमान स्थिति तक हम इसको लेते हैं। तो इसमें हिंदी और हिंदी से अलग जैसे कि बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी और सिंधी जैसी भाषाएं आती हैं। तो ये था हमारा जो कालखंड है। भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में हमने विभक्त किया: प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 2 भागों में विभक्त होती है: वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका कालखंड है और इसी कालखंड में इसका उपयोग किया जाता था और इसको छांदस के नाम से भी जाना जाता था। इसमें जो है यास्क और पाणिनि जैसे जो महान जो विद्वान हुए थे उन्होंने ये नाम प्रयुक्त किया था, छांदस। दूसरा है लौकिक संस्कृत। इसको अन्य नाम इसका है संस्कृत और ये भी पाणिनि के द्वारा नाम प्रयुक्त किया गया था। तो लौकिक संस्कृत का जो काल है वो 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है।
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की ओर हम बढ़ते हैं। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में फिर से हम विभक्त करते हैं। प्रथम प्राकृत काल यानी कि प्रथम प्राकृत को पाली भाषा बोलते हैं, और द्वितीय प्राकृत काल को प्राकृत भाषा बोलते हैं, और तृतीय प्राकृत काल को अपभ्रंश कहते हैं। एक चौथा भी वर्गीकरण है जिसको अवहट्ट कहा जाता है। तो प्रथम प्राकृत यानी कि पाली भाषा जो है 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली शताब्दी ईसवी तक के इसका उपयोग हुआ। ये भारत की प्रथम देसी भाषा थी। भगवान बुद्ध के सारे उपदेश पाली भाषा में ही हमको मिलते हैं। तो ये प्रथम प्राकृत है जिसको पाली कहते हैं, और 500 ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी ईसवी तक ये था। दूसरा है द्वितीय प्राकृत काल जिसको प्राकृत कहते हैं। ये पहली शताब्दी ईसवी से 500 ईस्वी तक था, जिसमें भगवान महावीर के सारे उपदेश इसमें मिलते हैं, जिसको प्राकृत भाषा भी कहते हैं, या फिर इसको आप द्वितीय प्राकृत भी कह सकते हैं। इसके बाद आता है तीसरा तृतीय प्राकृत जिसको अपभ्रंश कहते हैं। ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के इसका उपयोग हुआ। और इसके बाद आता है अवहट्ट, जो अपभ्रंश का भी अपभ्रंशित रूप है, जो 900 से 1100 ईस्वी तक का माना जाता है। ये एक ट्रांजिशन फेस है, यानी कि संक्रमणकालीन है, संक्रमणकालीन भाषा है। संक्रमण का मतलब होता है कि किन्हीं दो कालों के मध्य का ऐसा काल जिसमें दोनों कालों की विशेषताएं पाई जाती हैं। जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य पाषाण का जो काल है वो संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है हिंदी की, उसको कैसे वर्गीकृत किया गया है। तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को तीन भागों में फिर से हम विभक्त करते हैं। प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन और आधुनिक हिंदी। प्राचीन हिंदी क्या होता है? 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का जो समय है उसे हम प्राचीन हिंदी कहते हैं। दूसरा है मध्यकालीन, ये 1400 ईस्वी से 1850 तक का ये समय है जो मध्यकालीन हिंदी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है आधुनिक हिंदी, जो 1850 से लेकर के अब तक का समय है। तो अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो मूल स्रोत है, यानी कि आदि जननी है, वो संस्कृत भाषा है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश से अवहट्ट तक पहुंचती है, और फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। सामान्यतः हिंदी भाषा के लिए इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। एक प्रश्न हमेशा बनता है कि निम्न को क्रम से जमाइए: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और प्राचीन प्रारंभिक हिंदी। तो विकास के क्रम को क्रम से जमाने के लिए आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर अवहट्ट, और उसके बाद फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आता है। तो इसी प्रकार से आपको जमाना है। अब हम देखेंगे कि जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश होता क्या है। अपभ्रंश भाषा का विकास जो है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी के मध्य हुआ है। इसमें साहित्य का आरंभ कब हुआ? तो 8वीं सदी से, जो एक विशेष नाम है स्वयंभू कवि, उनके द्वारा हुआ, और 8वीं सदी से 13वीं सदी तक के अपभ्रंश भाषा में साहित्य की रचना होते रही। अपभ्रंश, अप धन भ्रंश धन घ या, ठीक है। तो ये शब्द का यूं शाब्दिक अर्थ है पतन। अपभ्रंश साहित्य से अभिष्ट, इसका मतलब होता है प्राकृत भाषा से विकसित भाषा, ठीक है। तो अपभ्रंश का मतलब ऐसे तो हम पतन लेते हैं, परंतु साहित्य में इसका मतलब है प्राकृत भाषा से विकसित एक भाषा विशेष, ठीक है। अगर आपसे पूछे इसमें प्रमुख साहित्यकार कौन से हैं, तो स्वयंभू कवि हैं, जो अपभ्रंश के वाल्मीकि कहलाते हैं। इन्होंने पौम चरित यानी कि राम काव्य लिखा है।
दूसरे हैं धनपाल, तो इन्होंने भविष्यत कहा। अपभ्रंश का पहला प्रबंध काव्य इन्होंने लिखा है। फिर आते हैं पुष्पदंत, जिन्होंने महापुराण और जसहर चरियू लिखा है। सरहप्पा और कन्हप्पा बहुत ही महत्वपूर्ण, ये आदि सिद्धों की रचनाएं यानी कि चर्या पद और दोहा को ही इन्होंने लिखा है। तो ये हमने जाना अपभ्रंश के बारे में, हमने जाना हिंदी भाषा का विकास, जिसमें हमने भारोपी भाषा के अंतर्गत इसको पढ़ा, भारत में बोलने वाली 4 प्रमुख भाषा परिवारों के बारे में जाना, और हिंदी भाषा का जो काल है आर्य भाषा का, उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे यानी कि ऑडियो लेक्चर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही हम और वीडियो बनाते रहेंगे। ऑडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।